तो चलिए स्टूडेंट्स थोड़े से एग्जांपल्स कर लेते हैं आईयूपीएससी के ऊपर, ताकि हमारा सारा प्रैक्टिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाए आईयूपीएससी का। देन विल स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं पहला कंपाउंड दिखाता हूँ आपको बॉन्ड लाइन में, तो यहाँ लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 कार्बन की बनेगी और नंबरिंग यहीं से शुरू होगी क्योंकि डबल बॉन्ड को कम नहीं होना चाहिए। तो दिस इज 1 2 3 4। अब 4 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए ब्यूट, फर्स्ट पर है डबल बॉन्ड और इन, है ना। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो हम छोटा नंबर सिलेक्ट करते हैं ना, अभी हमेशा राइट छोटा नंबर, तो 1 आएगा। तो दिस इज ब्यूट 1 इन। सिमिलरली अगर आप इसके अंदर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 तो 2 पर आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो भी 2 पर ही आएगा। तो इट इज नथिंग बट ब्यूट 2 इन। सिमिलरली यहाँ लॉन्गेस्ट देखो 1 2 3 4 एंड अगर मैं कहीं से भी नंबरिंग करता हूँ तो डबल बॉन्ड को 2 ही आता है। बट नाउ आई शुड स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम वेयर आई शुड गेट लीस्ट नंबर फॉर ब्रांच, क्योंकि दोनों साइड से डबल बॉन्ड को सेम नंबर आ रहा है। तो मेरा नेक्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा कि छोटा नंबर किसको मिले, ब्रांच को मिले। तो यहाँ से नंबरिंग करनी चाहिए। दिस इज 1 2 3 4। तो दिस इज नथिंग बट 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, लाइक दैट। अब ये कंपाउंड में देखो 2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो जिस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड दिखाई देता है तो इसे हम अल्का डाइइन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अल्का डाइइन, क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो इट इज अ टाइप ऑफ अल्का डाइइन कंपाउंड, है ना। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन तो हो जाएगा पेंट, करेक्ट। तो डबल बॉन्ड जब रिपीट हो जाता है हम पेंट का पेंटा कर देते हैं, रूट बिकम्स रूटा तो पेंट बिकम्स पेंटा, ये हो जाएगा पेंटा। और नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहाँ से कम नंबर मिलता है, तो 1 2 3, तो नंबरिंग आ रही है 1 3। इन होता है डाई इन, तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा पेंटा डाई इन, पेंटा 1 3 डाई इन। ठीक है, फिफ्थ वाला एग्जांपल देखें। ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट आएगी कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 और नंबरिंग भी यहीं से चलेगी, करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको नंबरिंग तो आती ही होगी। तो ये 5 कार्बन है तो पेंट, डबल बॉन्ड रिपीट हुआ तो इट बिकम्स पेंटा 2 पर और 4 पर, सो सॉरी नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए ना, तो दिस 1। तो पेंटा 1 3 डाई इन कुछ इस तरह से बनेगा। और 2 और 4 पर मिथाइल भी है तो मुझे लिखना चाहिए 2 4 डाई मिथाइल, तो ये आ जाएगा 2 4 डाई मिथाइल पेंटा 1 3 डाई। वेरी नाइस। सिक्स एग्जांपल में अगर हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें तो ऐसी कुछ आएगी 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे नहीं जा सकता ना, बिकॉज अगर हम यहाँ चले गए लॉन्गेस्ट चेन में तो यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं है, तो वी मस्ट कवर ऑल द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज व्हाई इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है वो कुछ इस तरह से आएगी, करेक्ट। तो अब नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, दैट इज इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 कार्बन है तो मैं लिखूंगा हेक्स। डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, इट्स अल्का डाइन टाइप ऑफ कंपाउंड, तो हेक्स का हो जाएगा हेक्सा। नंबरिंग क्या आ रही है डबल बॉन्ड को 1 एंड 3, तो ये आ जाएगा हेक्सा 1 3 डाई इन। इसके अलावा देखो ये मिथाइल की ब्रांच है और ये जो है वो इथाइल की ब्रांच है, तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे कि 2 पर इथाइल आएगा और 4 पर मिथाइल आएगा। ठीक है, या 4 पर आएगा मिथाइल, तो ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सा 1 3 डाई इन। ये एग्जांपल देखिए 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ये अल्का ट्राइइन की कैटेगरी का कंपाउंड है, अल्का ट्राइइन की कैटेगरी का कंपाउंड है। एनीवे नंबरिंग कहीं से भी करो जहाँ से कम नंबर मिलता है, तो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 कार्बन तो हेक्स, हेक्स बिकम्स हेक्सा बिकॉज डबल बॉन्ड रिपीट हो रहे हैं, राइट। अब देखिए 1 पर है 3 पर और 5 पर, तो 1 3 5 3 बार है तो ट्राई और इन है तो ई, तो इस तरह से हेक्सा 1 3 5 ट्राई इन इस कंपाउंड का नाम रहेगा। सिमिलरली ये एग्जांपल देखो, इसमें 4 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये टेट्रा अल्का टेट्राइन की कैटेगरी का कंपाउंड है, अल्का टेट्राइन इस तरह से। खैर इसका अगर आईयूपीएससी ने लिखे तो नंबरिंग कहां से करनी चाहिए, जहां से कम नंबर मिले, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 कार्बन है तो ऑक्ट, बट ऑक्ट विल बिकम ऑक्टा बिकॉज फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है, डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है ना। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब भी रिपीट होता है तो रूट बिकम्स रूटा, तो ऑक्ट बिकम्स ऑक्टा। तो यहाँ पर आएगा 1 3 5 7 टेट्रा इन। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह से आपको सारे अल्कीन्स जो है उनका आईयूपीएससी ने लिखने अच्छी तरह से आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करेंगे अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, यानी अल्कीन्स को हम कौन से केमिकल्स के थ्रू किस किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1, हाउ टू प्रिपेयर अल्कीन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ध्यान दीजिए, मेथड प्रिपरेशन नंबर 1 इज प्रिपेयरिंग अल्कीन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स बाय elimination reactions. Now we will understand how the elimination reaction actually is, and this is for the first time you are understanding an elimination type of reaction. ठीक है, तो इसमें बहुत ध्यान देना, ये थोड़ा सा एलेबोरेटेड वे में मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, बहुत आसान टेक्निक है, प्लीज आप ध्यान देते रहना। देखिए अगर हम कहते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, तो अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला अंडरस्टैंड करता हूँ अल्काइल हैलाइड का, जनरल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखता हूँ, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि 2 कार्बन रहे होंगे,
ऑफ कोर्स उसके 4 बॉन्ड्स रहे होंगे और उसमें से किसी एक कार्बन पर हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप रहा होगा, करेक्ट, ये है हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप। और ऑफ कोर्स उसके बाजू वाले कार्बन में कहीं पर हाइड्रोजन रहे होंगे, कार्बन रहे होंगे, दैट डजंट मैटर। यहाँ पर भी और भी ग्रुप्स होंगे, कार्बन भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, वो कुछ भी ग्रुप हो सकता है। बट बोलने की बात क्या है कि जनरलाइज स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा कि एक कार्बन पर हैलोजन रहा होगा, ठीक है, कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उसे हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं, राइट। अभी हम लोग क्या करने वाले, अल्काइल हैलाइड्स के थ्रू रिएक्शन करेंगे और अल्कीन बनाएंगे, अल्कीन यानी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और राइट ऐसा कुछ बनाएंगे, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले आप ये मुझे बताइए कि एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हमारा रिएक्टेंट के अंदर से कुछ तो पार्ट या कुछ तो मॉलिक्यूल्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें से कुछ निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और उसके बाद में ये प्रोडक्ट बनेगा। अब वो एलिमिनेट क्या हो जाएगा वो हम देखते हैं, समझते हैं। एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन बहुत सारे सब कैटेगरी में आते हैं, उसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज होती है, लेकिन आपके सिलेबस में जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, या फिर इसको हम 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो सर ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, हमें तो कुछ नहीं समझ रहा है, जरा शांत रहिए, मैं आपको अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूँ। पर आप जरा इसको समझने की कोशिश करिए कि हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से जब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास में ये प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या एलिमिनेट होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके अंदर इसको बदलना है, तो देखिए इसमें क्या चेंजेस हमको करने पड़ेंगे ताकि ये कंपाउंड बने, है ना। इस कार्बन के ऊपर 2 बॉन्ड्स है, देखिए ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, वो तो इस कार्बन पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट, ठीक है। ये कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बनाया, सिग्मा बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बना, ये भी बात है। इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स एज इट इज है, तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स भी एज इट इज है, ओके। और इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो ये देखिए यही कनेक्टेड सिग्मा बॉन्ड है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको ना ही ये X चाहिए प्रोडक्ट में, ना ही ये H चाहिए प्रोडक्ट में, करेक्ट। तो जब आप H और X को यहाँ से निकाल देंगे, H और X को जब आप यहाँ से निकाल देंगे तो आपको नहीं लगता ये दोनों कार्बन की एक वैलेंसी कम हो जाएगी। देखिए अगर मैं इसको निकाल देता हूँ, इस तरह से निकाल देता हूँ, देखिए, ठीक है। तो देखो ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, ये कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाए, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड बनाएगा कि नहीं, सो दैट 4-4 बॉन्ड होकर उनकी वैलेंसी कंप्लीट हो सके। तो जब ये दोनों सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक होंगे ना, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझा पा रहा हूँ कि व्हेन यू ब्रेक दीस 2 सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ एडजेसेंट कार्बन्स, डू रिमेंबर दे आर एडजेसेंट कार्बन्स। तो दोनों बाजू बाजू वाले कार्बन के जब सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे तब मिलके एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो ब्रेकिंग ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 1 पाई बॉन्ड ओवर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझा पा रहा हूँ। ये पॉइंट हम समझे कैसे कि इसको निकाले कैसे और ये बॉन्ड बनाए कैसे, अपने आप तो ये सब होगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम इसके अंदर एक केमिकल डालते हैं जिसका नाम होता है अल्कोहलिक बेस, अल्कोहलिक बेस, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय अल्कोहलिक बेस, ये 2 तरह का हो सकता है, या तो आप अल्कोहलिक KOH यूज कर सकते हैं, KOH इज अ वेरी गुड बेस एंड अल्कोहलिक मीडियम है उसका, तो अल्कोहलिक KOH यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप अल्कोहलिक NaOH यूज कर सकते हैं, बिकॉज NaOH इज अ वेरी गुड बेस और अल्कोहलिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अल्कोहलिक बेस, देखिए NaOH और KOH जो है ना ये पाउडर होता है, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में नहीं होता, ये कौन से स्टेट में होता है, पाउडर होता है। दिस इज कॉल्ड एज पोटाश सोडा, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्टिक सोडा। तो ये जो पाउडर है इसको हम क्या करेंगे, अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे देन इट बिकम्स द एक्वियस सोल्यूशन ऑफ NaOH और एक्वियस सोल्यूशन ऑफ KOH, राइट। पर अगर सोचो इस पाउडर को मैंने उठा के किसी अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व किया, जैसे मिथेनॉल के अंदर डिसॉल्व किया या इथाइल अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व किया, तो अब ये जो कंपाउंड बनेगा इसे हम क्या कहेंगे, अल्कोहलिक NaOH, या फिर हम इसे कहेंगे अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पर अल्कोहलिक का मतलब क्या है कि NaOH के पाउडर को अल्कोहल में डिसॉल्व किया, दैट्स इट। सिमिलरली अल्कोहलिक KOH का मतलब भी वही होता है कि KOH के पाउडर को अल्कोहल में डिसॉल्व किया। तो सर फर्क क्या पड़ता है, हम अल्कोहल में डिसॉल्व करें या वाटर में डिसॉल्व करें। देखिए सॉल्वेंट अगर बदल जाएगा तो रिएक्शन का जो होने वाला है प्रोसेस वो भी बदल जाएगा। अगर मॉलिक्यूल को मैं अल्कोहल के प्रेजेंस में करूंगा तो अलग रिएक्शन मिलेगा, वाटर के प्रेजेंस में करूंगा तो अलग रिएक्शन मिलेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ईच एंड एवरी केमिकल्स व्हिच आर मेकिंग योर रिएक्शन, ठीक है। तो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है, अपने रिएजेंट पे भी डिपेंड करता है, तब जाके आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है कि आप सिर्फ NaOH, सिर्फ KOH या एक्वियस NaOH या एक्वियस KOH नहीं लिख के आएंगे, आप अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH ही लिख के आएंगे। इसलिए मैंने जनरलाइज टर्म में आपको अल्कोहलिक बेस कह दिया है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा कि देखिए यहाँ से हम कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ये एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अल्फा एंड बीटा। अल्फा
एक कार्बन एटम का नाम रखा गया है और बीटा भी एक कार्बन एटम का नाम रखा गया है। तो सर कौन से कार्बन को अल्फा कार्बन कहें? तो ध्यान से सुनिए, अल्फा कार्बन क्या होता है? एक कार्बन एटम होता है, कार्बन ऑन विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड, कार्बन एटम ऑन विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड, उस कार्बन का नाम अल्फा कार्बन रखा गया है। ठीक है, तो सर बीटा कार्बन क्या होता है? तो याद रखिए, बीटा कार्बन क्या होता है? जैसे कार्बन which is adjacent to अल्फा कार्बन। इसका मतलब क्या? जो भी अल्फा कार्बन होगा उसके बाजू में जो भी कार्बन प्रेजेंट होगा ना, उससे कनेक्टेड जो भी कार्बन होगा ना, उसे हम बीटा कार्बन कहेंगे। तो अल्फा इंपॉर्टेंट है या बीटा? पहले आपको अल्फा पहचानने आना चाहिए, फिर ही आप बीटा पहचान सकते हैं। अल्फा कार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन होता है जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। और बीटा कार्बन क्या होता है? वो अल्फा कार्बन के बाजू वाला कार्बन होता है। तो अगर मैं इसी को यहाँ अप्लाई करता हूँ तो देखिए, इस केस के अंदर मेरा कंपाउंड है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, माय कंपाउंड इज अल्काइल हैलाइड। हु इज द फंक्शनल ग्रुप? तो आप कहेंगे हैलाइड इज द फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से कनेक्टेड है? मैं कहूंगा फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से कनेक्टेड है। अच्छा, तो ये जो कार्बन है इसका नाम हो जाएगा अल्फा कार्बन। ठीक है, तो दिस इज अल्फा कार्बन। देखिए, अल्फा कार्बन इज अ कार्बन ऑन विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड। तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, so this becomes an alpha carbon. Okay, तो now what is a beta carbon? Beta carbon is a carbon which is attached to alpha carbon. तो अल्फा कार्बन के अटैचमेंट में ये वाला कार्बन है, और भी कार्बन हो सकता है, बट अभी यहाँ पर जनरलाइज स्ट्रक्चर में मैं देख रहा हूँ कि अल्फा कार्बन से अटैच्ड ये वाला कार्बन है। तो ये वाला जो कार्बन है ये बीटा कार्बन होगा। ये कौन सा कार्बन होगा बेटा? बीटा कार्बन होगा। तो इस तरह से मैंने पहचान लिया कि अल्फा कार्बन कौन है और बीटा कार्बन कौन है। ठीक है, अब एलिमिनेशन रिएक्शन यानी लॉस। तो ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज अल्फा बीटा टाइप ऑफ रिएक्शन, अल्फा loses the functional group and beta loses the hydrogen atom. मैं ऐसा याद रखता हूँ, जिसके पास जो होता है वही वो खोता है ना। अल्फा के पास में क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, तो वो फंक्शनल ग्रुप खो देगा। बीटा के पास में क्या है? हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन खो देगा। तो यहाँ पर देखिए, अल्फा लूजेस फंक्शनल ग्रुप, बीटा लूजेस हाइड्रोजन। अल्फा लूजेस फंक्शनल ग्रुप, बीटा लूजेस हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हेलोजन निकल जाएगा। यहाँ से हेलोजन निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। तो देखो, अब जब ये निकल जाएगा यहाँ से, तो आपको नहीं लगता इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड बने। तो अल्फा और बीटा ने कुछ खोया, तो बॉन्ड्स कम हो गए, जिसको बैलेंस करने के लिए वो दोनों के बीच में क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। इसलिए पाई बॉन्ड हमेशा अल्फा और बीटा के बीच में ही बनता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा ने लॉस किया है तो उनके बीच में ही बॉन्ड बनेगा। तो दिस इज हाउ आई गेट अल्कीन। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? HX। अब ध्यान से सुनिए, HX आपको नहीं लगता अगर ये HCl होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, HBr होगा तो हाइड्रोक्रोमिक एसिड होगा, HI होगा तो हाइड्रो आयोडिक एसिड होगा, एक्सेट्रा इस तरह से होगा। तो इसे मैं हेलो एसिड कहूंगा। क्या कहूंगा? हेलो एसिड। तो हम जब एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं तो अल्काइल हैलाइड में से H और X अल्फा और बीटा पोजीशन को छोड़ करके HX बन के हेलो एसिड बना देता है, साथ में यहाँ अल्कीन मिलता है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक रिएजेंट ऐड किया जिसका नाम था अल्कोहलिक बेस। जिसका नाम क्या रहता है बेटा? अल्कोहलिक बेस। अल्कोहलिक KOH भी चलेगा या फिर अल्कोहलिक NaOH भी चलेगा, दोनों एक साथ नहीं डालते, दो में से कोई भी एक ही हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए। तो फिर अभी क्या होगा यहाँ पर कि इसको आपको बॉइल करना जरूरी है, आपको हीट करना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व है, तो इसको एनर्जी लगती है ताकि ये बॉन्ड अच्छी तरह से ब्रेक हो सके। दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग हीट साइन ओवर हियर जस्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा? द थिंग इज, ये हेलो एसिड है और आप क्या यूज कर रहे हैं? बेस। तो आगे दिस हेलो एसिड इज प्रेजेंट इन द मीडियम ऑफ बेस, मतलब यहाँ पर कोई NaOH प्रेजेंट होगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि KX और आपने KOH मीडियम लिया हो। ठीक है, इस तरह से। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो आपको नहीं लगता यहाँ से NaX का सॉल्ट, Na+X- और वाटर निकल जाएगा। यहाँ से KOH और HX रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर KX का सॉल्ट प्लस माइनस वाला और H2O वाटर निकल जाएगा। तो इनफैक्ट व्हाट डू वी एक्चुअली ऑब्टेन इज नॉट HX. HX is formed, but HX later on reacts with NaOH and KOH to form a salt. Therefore, instead of writing HX, what I prefer to write is, if we are using NaOH, we will get NaX plus H2O. ठीक है, H2O. और if we are using KOH, then we will get KX
KX plus H2O, ठीक है, लाइक दैट। तो दिस इज हाउ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड एंड आई डोंट नीड टू मेंशन कि रिएक्शन क्या है। आप चाहे तो आपके बुक में लिख करके इसको याद रख सकते हैं, बट मुझे ये लिखने की बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा एक्शन ऑफ एल्कोहलिक NaOH ऑन इथाइल क्लोराइड, ऑन इथाइल क्लोराइड। तो चलिए रिएक्शन को करते हैं। इथाइल क्लोराइड कैसा दिखाई देगा? CH3 CH2 Cl, ओके। इसके ऊपर एक्शन किसका करा? एल्कोहलिक NaOH का, ठीक है। और साथ में इसको क्या करना है? बॉइल। वो आपको पता होना चाहिए, याद आना चाहिए कि इसको बॉइल करते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा? हमको पता है एल्कोहलिक बेस है और यहाँ पर अल्काइल है, तो कौन सा रिएक्शन होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। अल्फा बीटा टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो चलिए अल्फा बीटा टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए पहले मुझे अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन की पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन कौन से कार्बन से कनेक्टेड है? इस कार्बन से कनेक्टेड है। तो जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। तो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो कनेक्टेड कार्बन होता है उसे हम कहते हैं बीटा कार्बन। तो दिस इज कॉल्ड एज बीटा कार्बन, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? अल्फा लूजेस फंक्शनल ग्रुप, बीटा लूजेस हाइड्रोजन। जिसके पास जो होता है वही वो खोता है। अल्फा के पास में फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप खो देगा। बीटा के पास में सिर्फ हाइड्रोजन है तो वो एक हाइड्रोजन खो देगा। तो लेट अस सी क्या होता है कि अगर बीटा ने एक हाइड्रोजन खो दिया तो आपको नहीं लगता यहाँ CH2 दिखाई देगा? एक हाइड्रोजन तो चले गया और CH2 के ऊपर से ये हैलोजन चले गया, तो आगे वाला ग्रुप क्या हो जाएगा? सिर्फ CH2 हो जाएगा, करेक्ट। देखो इसने 3 बॉन्ड बनाए, इसने भी 3 बॉन्ड बनाए, तो वैलेंसीज कंप्लीट करने के लिए इनके बीच में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। तो अल्फा लूजेस समथिंग, बीटा लूजेस समथिंग, एंड देयरफॉर अल्फा एंड बीटा इन ऑर्डर टू कंपेंसेट देयर वैलेंसी फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड हियर, प्लस प्लस। अब क्या हुआ? यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बन करके निकला होगा, करेक्ट। बट HCl दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? बिकॉज आप बेसिक मीडियम यूज कर रहे हो और आपके पास में एसिड जनरेट हो रहा है। तो NaOH तुरंत ही HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? NaCl का सॉल्ट बना देगा, Na+Cl- का, और वाटर यहाँ से निकल रहा होगा। इट्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगेन। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखो अल्काइल हैलाइड यानी इथाइल क्लोराइड लिया, तो लेट मी राइट इसका नाम इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड आप चाहे तो इसको IUPAC में क्लोरोइथेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लोरोइथेन। इसके ऊपर एल्कोहलिक NaOH किया तो आपको यहाँ पर क्या कंपाउंड मिल रहा है? इथीन मिल रहा है। आप चाहे तो कॉमन नेम में इसको इथिलीन भी कह सकते हैं। इथिलीन इज अ कॉमन नेम, ठीक है। इथीन इज IUPAC नेम। तो इस तरह से आपको ये रिएक्शन मिल रहा होगा एंड दिस इज हाउ वी कन्वर्ट एनी अल्काइल एलिमेंट इनटू अल्कीन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अल्फा और बीटा का टर्म समझ में आया है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन समझ में आया है, अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है और एलिमिनेशन कैसे होता है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए हमने जो रिएक्शन किया लास्ट में, इथाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्ट कराया, इथीन बना, NaCl बना और वाटर बना। ये रिएक्शन हमने आसानी से एक प्रोसेस के थ्रू किया कि अल्फा लूजेस फंक्शनल ग्रुप, बीटा लूजेस हाइड्रोजन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है एंड देन वी गेट दिस प्रोडक्ट लाइक दैट। तो ये जो था वो रिएक्शन था। एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको इसी तरह से रिएक्शन लिखना है, ठीक है। इसी तरह से आपको आंसर लिखना है, आपको सही मार्क्स मिल जाएंगे, सही चीजें चल रही होगी, बराबर है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? द एक्चुअल मैकेनिज्म, यानी एक्चुअली रियल लाइफ में ये रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है। हमारे कहने की वजह से यहाँ से अल्फा से X निकल जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन अल्फा से हाइड्रोजन निकल जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ऐसा होता है क्या? हमारे कहने की वजह से नहीं होता है। पर रियल लाइफ में मॉलिक्यूल ऐसा कैसे करता है उसको समझने के लिए हमको लिखना पड़ता है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाना, या फिर उसका मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चेंज इन द रिएक्शन को समझना कि हर स्टेप पे रिएक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं और किस वजह से ये बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, किस वजह से ये बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं और किस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है। ये रियल लाइफ में हम देखने वाले हैं। ये तो क्या है, एक सिर्फ एक लिखाया हुआ आंसर है कि भाई ऐसा ऐसा इसका आंसर निकालते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके, बट रियल लाइफ में कैसे होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ एक ही बार आपको समझाऊंगा, इसलिए क्योंकि ये जो है आपके टेक्स्ट बुक में कभी भी डिस्कस नहीं किया जाता है ज्यादातर, ना ही आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ना ही आपके सिलेबस में है ये मैकेनिज्म को डिस्कस करना। सिर्फ आपको ये सिखाना है कि भाई ऐसा ऐसा करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा, बट मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ मैकेनिज्म, सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग आए कि रियल लाइफ में रिएक्शन होता कैसे। वरना 11th-12th के बच्चे जो है वो अंधेरे में ही रह जाते हैं कि बस ऐसा ऐसा रिएक्शन होता है, उनको आगे जाके पता ही नहीं होता कि भाई ऐसा रिएक्शन कैसे हुआ, क्यों हुआ, आंसर्स ही नहीं होते क्योंकि उनको कोई बताता ही नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये मैकेनिज्म आपको एग्जाम में नहीं लिख के आना है, किसी टीचर को नहीं बताना है, ना किसी और को बताना है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये मैकेनिज्म सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए रियल लाइफ में रिएक्शन होता कैसे है, तो ध्यान से देखना। हम इथाइल क्लोराइड लेके आते हैं, तो लेट मी राइट इथाइल क्लोराइड है CH3 CH2 और Cl को मैं यूं इस तरह से नीचे लिखता हूँ, ठीक है, चलेगा, ओके।
इसमें मैंने ऐड किया अल्कोहलिक KOH, आई मीन अल्कोहलिक NaOH। तो NaOH कैसा दिखता है, Na प्लस और OH माइनस, इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों आयोनिक है, इसलिए एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से बंधे हुए, इनके बीच में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होता नहीं है। तो मैं जरा OH माइनस को इलेबोरेट करके लिखता हूँ कि OH माइनस एक्चुअली कैसा दिखाई देता है। O बॉन्डेड टू H, दो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास हमेशा होते हैं, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा लोन पेयर उसके सर पर है। तो ये ऐसा कुछ दिखाई देता है, ठीक है। जो बेस है, ये क्या है, बेस। देखो कोई भी बेस में से OH माइनस आयंस आते हैं, इतनी तो बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो है वो बेस है, क्योंकि इसमें से OH माइनस आयंस आ रहे हैं। अब बेस जो होता है उसका काम क्या होता है, बेस इज प्रोटॉन लवर। बेस इज प्रोटॉन लवर। इसका मतलब क्या होता है, बेस को प्रोटॉन बहुत पसंद है। प्रोटॉन का मतलब क्या है, H प्लस। H प्लस का मतलब होता है प्रोटॉन, H नहीं H प्लस। H प्लस अगर कहीं पर भी मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो प्रोटॉन अगर मिलने की कहीं पॉसिबिलिटी है, तो बेस क्या करता है, प्रोटॉन को झपट लेता है, बेस खा जाता है प्रोटॉन को, ठीक है। तो ये बेस है, और इसको किसकी तलाश है, प्रोटॉन की तलाश है। तो यहाँ इस मॉलिक्यूल में वो प्रोटॉन को ढूंढेगा कि भाई प्रोटॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है। जहां भी उसको ऐसा मिलेगा कि भाई यहाँ से प्रोटॉन निकल सकता है, वो उसको झपट लेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या होता है, हमें पता है कि ये जो है वो एक अल्फा कार्बन है, ये जो है बीटा कार्बन है। अल्फा से ये फंक्शनल ग्रुप जाने वाला है, बीटा से हाइड्रोजन जाने वाला है, हाइड्रोजन यानी H प्लस, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, क्या मैं CH3 को ऐसे लिख सकता हूँ, CH2, और एक हाइड्रोजन को मैं यूं इस तरह से अलग करके लिखूं, क्या कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। ये तो CH3 ही था, मैंने बस CH2 और एक H को अलग करके लिखा यूं इस तरह से। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ प्रोटॉन H प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा कि ध्यान से सुनिए, इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, सही बात है। इस बॉन्ड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, सही बात है। तो इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में क्या फर्क है, इस बॉन्ड में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किसी की तरफ खींचे हुए नहीं होंगे। बट यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भयंकर डिफरेंस है। क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो बॉन्ड है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली बटे हुए नहीं होंगे, वो कुछ इस तरह से होंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ होंगे, सही बात है। इतनी चीजें उम्मीद करता हूं आपको पता रहेगी। अब इसके अलावा क्लोरीन के पास में भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो आउटरमोस्ट शेल में होते ही है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं क्लोरीन के पास, टोटल 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ है। और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन से उसने शेयरिंग की थी, बट ये शेयरिंग के अंदर उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच कर रखा है, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये क्या है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर कर देता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको यहाँ तक सारे क्लियर रहे होंगे। अब देखो, जैसे आपने अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH डाला, तो उसमें प्रेजेंट जो OH माइनस आयन है वो क्या काम करता है, वो अपने लोन पेयर को हाइड्रोजन को देने की कोशिश करता है, क्योंकि हाइड्रोजन को हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसा नेचर बताता है। तो लोन पेयर हमेशा हाइड्रोजन को मिलेंगे, तो लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। पर बोलो, अगर ये लोन पेयर यहाँ आके बॉन्ड पेयर बन जाए, तो ये हाइड्रोजन की वैलेंसी ओवर एक्सीड हो जाएगी ना। यहाँ पर ऑलरेडी एक बॉन्ड बना चुका है, तो इसके साथ वो बॉन्ड बना सकता है क्या, नहीं, उसकी वैलेंसी बनी होती है। तो अगर इससे उसको बॉन्ड बनाना है, तो ये बॉन्ड उसको तोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, अपने ये जो बॉन्ड पेयर है, अपना ये जो बॉन्ड पेयर है, उसको इस कार्बन और कार्बन के बीच में रख करके उसको बॉन्ड पेयर बनाता है। तो ये स्टेप क्या हो रहा है, लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर। मैं आपको 14 चैप्टर में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, किस तरह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर की चेंजेस होती है। तो मुझे यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर बन रहा है, तो दिस इज लोन पेयर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर। यहाँ क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड पेयर है शिफ्ट होकर के अपने आप को यहाँ एक नया बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो स्टेप है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर बिकम्स अ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम्स अ बॉन्ड पेयर। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा हैंडराइटिंग के बोर्ड पे दिख रहा होगा, बट आप कम से कम सुन तो रहे ही होंगे, तो आप यहाँ से सुन के लिख लीजिएगा, बॉन्ड पेयर बिकम्स अ बॉन्ड पेयर। ऐसा करने पे क्या होगा, जब यहाँ पर बॉन्ड आएगा, तो डोंट यू थिंक इस कार्बन की वैलेंसी एक्सीड हो जाएगी। 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, जब ये बॉन्ड नया बनेगा इधर, तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे। इज इट पॉसिबल, नो। तो एट दैट सेम टाइम व्हाट विल हैपन, दिस क्लोरीन इज ऑलरेडी पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन क्या करता है, सोचता है कि यहाँ से अपने पास में बॉन्ड आने ही वाला है, तो क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्यों ना उसको इलेक्ट्रॉन दे ही देते हैं, क्योंकि अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एनीवे दिस कार्बन इज गेटिंग बैलेंस्ड बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं। तो ये क्या करता है, अपने बॉन्ड पेयर को क्लोरीन के ऊपर देकर के लोन पेयर बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो 3 स्टेप हो रहा है। बेस का लोन पेयर फॉर्म्स अ बॉन्ड पेयर विथ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड पेयर फॉर्म्स अ बॉन्ड पेयर विथ कार्बन एंड कार्बन। देन कार्बन एंड क्लोरीन का जो बॉन्ड पेयर है फॉर्म्स अ लोन पेयर ओवर क्लोरीन। तो ये 3 स्टेप आपको ध्यान में रखना है, 3 स्टेप हो रहे हैं,
सही बात है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हुआ क्या। ठीक है, देखो बेस ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो होल्ड ऑन, ये जो H है, ये जो O है, इसके पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहे होंगे, ये तो स्ट्रक्चर था ही OH का। ठीक है, अब देखो ये लोन पेयर बिकम्स अ बॉन्ड पेयर, तो देखो जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन रहा है वो ऐसा दिखाई देगा। जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन गया, किसको मिला? हाइड्रोजन को मिला, तो हाइड्रोजन यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नहीं लगता ये वाटर बन रहा है H2O? करेक्ट। लोन पेयर देखो, इस पे चार्ज क्या था? नेगेटिव। जब इसने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया तो उस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो OH जो पहले से नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? बैलेंस। इसलिए OH यहाँ पर बैलेंस है। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पाए इस तरह से, करेक्ट। और उसी समय पे उसने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इधर से इलेक्ट्रॉन का लेना और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का देना, तो इसका मतलब उसके अंदर नेट चेंज तो कोई आया ही नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज आने वाला नहीं है। दिस इज हाउ वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। देखिए वाटर बनता हुआ नजर आएगा, सही है, कैसे वाटर बनता है। अब क्या होगा, ये देखिए CH2, करेक्ट। इसका हाइड्रोजन तो चले गया OH के साथ में, और ये जो बॉन्ड है इनके बीच में नया बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये CH2 एक बॉन्ड पहले से था, और ये नया बना हुआ पाई बॉन्ड है, नया बना हुआ पाई बॉन्ड है। आगे कौन है उसके? CH2 है। ठीक है, तो देखो इसके आगे क्या है? CH। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके देखो 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड बन रहे हैं। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो उसी समय, जिस समय ये बॉन्ड बन रहा होगा, उसी समय ये बॉन्ड टूट भी रहा होगा, तो दोनों स्टेप साथ में हो रहे हैं। ये बॉन्ड का बनना और ये बॉन्ड का टूटना, दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो ये बॉन्ड बनते रहेगा और उसी समय ये बॉन्ड टूटते रहेगा। तो देखो ये बॉन्ड अगर टूट गया तो इसका जो बॉन्ड पेयर है लोन पेयर बन जाएगा। तो अल्कीन कंपाउंड बन रहा है, प्लस क्लोरीन जिसके पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे लोन पेयर तो पहले से थे, 3 लोन पेयर तो पहले से थे, और ये बॉन्ड पेयर भी लोन पेयर बन गया, तो उसके पास ऐसा 4 लोन पेयर आ जाएगा। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किसने पाए? क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पाए, तो उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, चारों बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस तरह से देखो अल्कीन फॉर्मेशन होता हुआ मिल रहा है, अल्कीन फॉर्मेशन होता हुआ मिल रहा है, वाटर फॉर्मेशन होता हुआ मिल रहा है, वाटर फॉर्मेशन होता हुआ मिल रहा है। अब बचा क्या? Cl माइनस, Cl माइनस। बट डोंट यू थिंक जब NaOH में से OH ने रिएक्ट किया था, Na प्लस अकेला था, Na प्लस अकेला था, तो अब तेरे बीकर के अंदर बचा क्या? Na प्लस अकेला घूम रहा है और लास्ट में Cl माइनस अकेला बन रहा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से कंबाइन हो जाएगा और क्या बनाएगा? Na प्लस Cl माइनस का सॉल्ट। तो देखो लास्ट प्रोडक्ट Na प्लस Cl माइनस वो भी हमारे पास में आ रहा है। तो इस तरह से रियल लाइफ में रिएक्शन होता है। देखो इलेक्ट्रॉन बेस से फ्लो होकर हाइड्रोजन को आते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे आते हैं, और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूट के क्लोरीन पे आता है, और क्लोरीन और सोडियम जो है वो NaCl का सॉल्ट बनाते हैं, तब जाके ये कंपाउंड बनते हैं। दिस इज हाउ रियल लाइफ में रिएक्शन होता है। दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इज, दिस इज हाउ द स्टेप बाय स्टेप चेंज ऑकर इन द केमिकल, एंड देन यू गेट दिस कंपाउंड। बट अनफॉर्चुनेटली इतना नॉलेज आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, इतना नॉलेज हम 11-12 के बच्चों को बताते नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। पर अगर आपने मेरे से स्टडी किया और आपने 14 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये सब आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने 14 चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने का तरीका क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे होते हैं, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। इनफैक्ट ये जो रिएक्शन है यही आपको एग्जाम में लिख के आना है, आपके लिए तो यही सही रिएक्शन है। ये मैकेनिज्म लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। प्लीज डू नॉट राइट दिस काइंड ऑफ एनीथिंग इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं, E1 E2 एलिमिनेशन होते हैं, E1 CB एलिमिनेशन होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे टाइप्स है, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, राइट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें सही चल रही है। थोड़े एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें दिया है एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH ऑन एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड अपना रिएक्टेंट रहा होगा, तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा कि स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन लगे हुए हैं और वहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है कुछ इस तरह से। दिस इज एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, राइट। तो कॉमन नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको इसके नीचे वापस वही लिखना चाहिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी के लिए। आप IUPAC में भी इसका नाम लिख सकते हो, दैट इज 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो दिस इज नथिंग बट 1 ब्रोमो प्रोपेन इन IUPAC। ठीक है, इसके ऊपर एक्शन करने बोला है किसका? अल्कोहलिक KOH का। तो आपको पता होना चाहिए ALC यानी अल्कोहलिक KOH का हम लोग को यूज करना है, और आपको याद होना चाहिए कि वी आर हीटिंग इट, वी आर बॉइलिंग इट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक टाइप का अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। तो रिएक्शन तो बहुत आसान है, हमको मैकेनिज्म तो लिखना नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखना है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन कैसे होता है। तो अल्फा कार्बन कौन है? जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर इन तीनों कार्बन में से किस पर फंक्शनल ग्रुप है? इस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, तो दिस इज अल्फा कार्बन। उसके बाजू वाला कार्बन कौन है? यही कार्बन उसके बाजू में है, तो ये क्या हो गया? बीटा कार्बन। क्या ये उसके बाजू वाला कार्बन है? नहीं, अल्फा से एग्जैक्टली बाजू में कौन है? बीटा, तो उसी को बीटा कार्बन कहते हैं, इसको बीटा कार्बन नहीं कहते, इसका नाम कुछ और है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखिए ये हो गया अल्फा और ये होता है बीटा। तो एलिमिनेशन के दौरान लॉस होता है, किसका लॉस होता है? जिसके पास जो होता है वही वो खोता है। तो अल्फा के पास फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ से ब्रोमीन खो जाएगा, बीटा के पास हाइड्रोजन है तो उसके पास में से हाइड्रोजन खो जाएगा। तो देखो यहाँ से निकलेगा ब्रोमीन, यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन। तो सॉल्व करते हैं, CH3 एज इट इज रहेगा, उसको कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो आपको नहीं लगता ये CH बन जाएगा, CH2 से क्या हो जाएगा CH, और आगे क्या है CH2 एज इट इज रहेगा क्योंकि उससे ब्रोमीन निकल गया है। ठीक है, तो अगर आप देखिए यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन निकालने पे इनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इसके लिए उसको यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वैलेंसी कंप्लीट होती नजर आएगी। ठीक है, तो ये H और ये Br जब KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो बोलो K किसके साथ जाएगा, Br के साथ जाएगा KBr, और HOH मिलेगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो इस तरह से ये कंपाउंड बन रहा है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसका नाम है प्रोपीन। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ना मुझे कोई मैकेनिज्म बताने की जरूरत पड़ी, ना कुछ और डिटेल में जाने की जरूरत पड़ी। सिंपल है, अल्फा और बीटा का रिएक्शन कर दो, एलिमिनेशन कर दो, वहां डबल बॉन्ड डाल के आ जाओ। जो Br है वो K के साथ गया तो KBr, और ये जो OH है बचा हुआ वो इसके H के साथ गया तो H2O। इस तरह से मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, अगला रिएक्शन देखो क्या दिया है, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक NaOH ऑन 2 आयोडोप्रोपेन। ठीक है, तो चलिए 2 आयोडोप्रोपेन बनाते हैं। प्रोप यानी 3 कार्बन, एन यानी सिंगल बॉन्ड, और 2 पर आयोडो यानी यहाँ पर आयोडीन होगा। तो दिस इज CH3, दिस इज CH एंड दिस इज CH3। ठीक है, इसको कॉमन नेम में सेट या फिर आइसोप्रोपाइल आयोडाइड भी कह सकते हैं, आयोडाइड। ठीक है, और IUPAC तो ऑलरेडी मैंने लिख के दिया, तो आपको वापस लिखना चाहिए, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना चाहिए बुक में। ठीक है, इसमें हम लोग ने क्या डाला, अल्कोहलिक NaOH। मुझे पता है अल्कोहलिक बेस डाल के अगर हम बॉइल करते हैं तो यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ अल्फा कार्बन कौन है, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पर है तो ये अल्फा कार्बन हो गया। तो बीटा कार्बन कौन होता है, जो अल्फा कार्बन के बाजू में होता है। तो अल्फा कार्बन के बाजू में ये भी है और अल्फा कार्बन के बाजू में ये भी है। तो यहाँ पर एक नहीं 2 बीटा है, तो मैं इसे कहता हूँ बीटा 1 और इसे मैं कहता हूँ बीटा 2। तो यहाँ पर लॉस किसके बीच में होता है, अल्फा और बीटा के बीच में। पर यहाँ पर सर एक अल्फा है और बीटा 2 है, तो लॉस अल्फा और बीटा 1 के बीच में होगा कि लॉस अल्फा और बीटा 2 के बीच में होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अल्फा और बीटा 1 के बीच में लॉस होगा तो प्रोटीन बनेगा, करेक्ट, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, और अल्फा और बीटा 2 के बीच में लॉस होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। आपको नहीं लगता दोनों स्ट्रक्चर सेम ही तो है? तो यहाँ पर देखो बीटा 1 में 3 हाइड्रोजन है, बीटा 2 में भी 3 हाइड्रोजन है, दोनों के अंदर हाइड्रोजन आइटम सेम है ना, तो फर्क नहीं पड़ता है कि कहां से हाइड्रोजन निकले। ठीक है, इट इज अंडरस्टूड कि दोनों में से अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो एक ही तरह का प्रोडक्ट बन सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर फटाफट हाइड्रोजन निकाल देंगे। तो मैं किसी दो में से किसी एक बीटा 1 या बीटा 2 दो में से किसी एक को कंसीडर करूंगा, क्योंकि बीटा 1 और बीटा 2 एक्चुअली सेम है। देखो ये CH3 और ये CH3 दोनों सेम ही है ना, तो किसी एक को कंसीडर करता हूँ। लेट अस कंसीडर बीटा 1, बीटा 2 को मैं कंसीडर करता नहीं हूँ, तो इन दोनों के बीच में लॉस होगा। सवाल ये है कि सर अगर बीटा 1 और बीटा 2 अलग अलग होंगे या फिर बीटा 1 और बीटा 2 के अंदर अलग अलग अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आइटम होंगे, तब लॉस किस में से होगा, बीटा 1 में से होगा या बीटा 2 में से होगा? यही केस को डिस्कस करने के लिए मैं एग्जांपल नंबर 4 सिखाने वाला हूँ। तो अभी के लिए पहले ये तो कंप्लीट करते हैं, फिर एग्जांपल नंबर 4 जरा बोर्ड ड्रॉप करके मैं लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी के लिए बीटा 1 से लॉस कर देंगे, बिकॉज दोनों बीटा सेम ही है। तो ये आयोडीन लूज करेगा और ये हाइड्रोजन लूज करेगा। तो ये CH3 एज इट इज, ये CH एज इट इज, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये CH2 एज इट इज। H और I निकल गया, तो H और I जब इससे रिएक्ट करेगा तो सोडियम के साथ आयोडीन चले जाएगा, ऑपोजिट चार्ज, और H और H जो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वाटर। तो यहाँ से इस तरह से हमको क्या मिल रहा है, फिर से प्रोटीन ही मिल रहा है। तो ये बड़ा आसान रिएक्शन आपने अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया। दिस इज पॉसिबल व्हेन योर बीटा 1 एंड बीटा 2 इज इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर एक स्टार मार्क लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ बीटा 1 एंड बीटा 2 आर सेम। ठीक है, हेंस anyone is considered। ठीक है, जब बीटा 1 बीटा 2 सेम होते हैं तो किसी भी एक को हम कंसीडर करके रिएक्शन सॉल्व कर सकते हैं। आपको आंसर एक ही मिलेगा, दैट इज प्रोटीन। देखिए जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है कि एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH ऑन 2-chlorobutyl। तो अब इसके ऊपर क्या होने वाला है, आप ध्यान से देखेंगे कि 2-chlorobutyl जो है कुछ ऐसा दिखाई देगा, CH3 CH2 सेकेंड कार्बन पर क्लोरीन है और यहाँ पर आ गया CH3। यहाँ से गिनेंगे ना, जहाँ से कलर मिलता है वहां से, तो ये हो जाएगा बेटा 2-chlorobutyl। ठीक है, ऑलराइट। इसके ऊपर मैंने किसका एक्शन करा, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH। तो मैं जानता हूँ कि ये अल्काइल है और ये अल्कोहलिक KOH है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। ऑफकोर्स इसको बॉइल करेंगे तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। तो अल्फा कार्बन कौन है, द वन हु हैज फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप जो है इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये अल्फा कार्बन हुआ।
और बीटा कार्बन क्या होता है, जो अल्फा कार्बन के एग्जैक्टली बाजू में होता है। तो ये अल्फा कार्बन के एग्जैक्टली बाजू में ये है, तो ये भी एक बीटा कार्बन है, और ये भी है, तो ये भी एक बीटा कार्बन है। तो ये है बीटा 1 और ये है बीटा 2। ऐसे ही मैं बीटा 1 बीटा 2 नाम दे रहा हूँ सो दैट हमको समझ में आए। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि बीटा 1 के अंदर 3 हाइड्रोजन आइटम्स है, बीटा 2 के अंदर 2 हाइड्रोजन आइटम्स है। सही बात है। तो अब जब हम अल्फा और बीटा के बीच में एलिमिनेशन करेंगे तो अल्फा तो फंक्शनल ग्रुप खोएगा ही, पर इस वक्त मैं कंफ्यूज हूं कि बीटा 1 से हाइड्रोजन निकालना चाहिए या बीटा 2 से हाइड्रोजन निकालना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों ही प्रोसेस एक बार करके देखते हैं कि अल्फा और बीटा 1 के बीच में एलिमिनेशन करके देखते हैं, एंड देन अलग प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें अल्फा और बीटा 2 के बीच में एलिमिनेशन हो रहा होगा। तो देखते हैं क्या बनता है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ अल्फा से फंक्शनल ग्रुप निकाल के बीटा 1 से हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए CH3 एज इट इज रहेगा, उस समय ये CH2 एज इट इज रहेगा। इसने अल्फा खो दिया, आई मीन अल्फा ने हाइड्रोजन खो दिया, तो दिस इज गोइंग टू बी CH, करेक्ट। यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, CH3 ने हाइड्रोजन खोया तो वहां हो जाएगा CH2, और उसी को बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा होगा, और हमारा जो कंपाउंड बन रहा है वो ब्यूट-1-ईन बनेगा। सही बात है। तो यहाँ से जो H और Cl निकला है वो KOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो KCl और H2O बन करके यूं इस तरह से कुछ निकल जाएगा। ये बातें हम समझ पा रहे हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता था कि अल्फा और बीटा 2 के बीच में एलिमिनेशन हो। तो देखिए ये हो रहा है अल्फा एंड बीटा 1 के बीच में एलिमिनेशन। ऐसा भी तो हो सकता था अल्फा और बीटा 2 के बीच में हो। तो चलो करके देखते हैं। अल्फा लूजेस फंक्शनल ग्रुप और बीटा 2 लूजेस हाइड्रोजन। एट दैट टाइम इसका हाइड्रोजन लॉस नहीं होगा, दो में से किसी एक का हाइड्रोजन एक टाइप पे होता है ना। अल्फा और बीटा 2 के बीच में रिएक्शन करेंगे तो ये CH3 एज इट इज रहेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो बिकम्स CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ CH लिखेंगे क्योंकि क्लोरीन चले गया है, और आगे का CH3 जो होगा एज इट इज रहेगा। तो कंपेंसेट करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो दिस इज हाउ वी गेट ब्यूट-2-ईन। सही बात है। तो ये जो एलिमिनेशन आया है ये बीटा अल्फा और बीटा 2 के बीच में आया है, कुछ इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे भी KCl बन रहा होगा और H2O ही बन रहा होगा। तो अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करें तो देखो यहाँ 2 बार कार्बन की चेन है और यहाँ एक ही बार कार्बन की चेन है, तो मुझे बैलेंसिंग की तरफ यहाँ पर 2 लिखना चाहिए। यहाँ पर देखो KCl 2 बार बन रहा है, पर यहाँ पर K तो एक ही बार प्रेजेंट है, तो इससे भी मुझे 2 बार लिखना चाहिए। तो ये मैंने सिर्फ बैलेंस किया है रिएक्शन को और बताने की कोशिश की है कि जब बीटा 1 बीटा 2 ऐसी कैटेगरी आ जाती है तब 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक अल्फा और बीटा 1 के बीच में हो सकता है और एक अल्फा और बीटा 2 के बीच में हो सकता है, इस तरह से कुछ। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि एक से ज्यादा बीटा होगा तो हमको अलग अलग कंपाउंड मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो कंपाउंड है वो इसके अंदर 97% बन रहा होगा और ये जो कंपाउंड है वो सिर्फ 3% बन रहा होगा। मतलब ओवरऑल रिएक्शन के अंदर ये हमारा एक मेजर प्रोडक्ट यानी मैक्सिमम हमको ये मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट। और ये जो है वो बहुत कम मिलेगा, इसलिए मुझे इसे माइनर प्रोडक्ट कहना चाहिए। तो दिस इज गोइंग टू बी अ माइनर प्रोडक्ट। तो मुझे ये बताओ कि मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, तो ऐसा क्यों है कि ये मेजर प्रोडक्ट बन रहा है और ये माइनर प्रोडक्ट बन रहा है? ठीक है, ऐसा क्यों कि ये ज्यादा बनेगा और ये कम बनेगा? तो इसका रीजन छुपा हुआ है अपने बने हुए कंपाउंड की स्टेबिलिटी में। आप ही मुझे बताइए, इन दोनों कंपाउंड में से जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा प्रोड्यूस होगा और जो कम स्टेबल होगा वो कम प्रोड्यूस होगा। तो अगर ये ज्यादा बन रहा है इसका मतलब मैं कहूं कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा बन रहा है। ये कम प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी इसके मुकाबले कम है इसलिए ये कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो सवाल ये है कि हम पता कैसे करें कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और इसकी स्टेबिलिटी कम है? तो मैंने आपको ऑलरेडी 14 चैप्टर के अंदर अल्कीन्स की स्टेबिलिटी कैसे ढूंढते हैं ये बताया था, बाय द मेथड ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन है, तो अभी इस वक्त यहाँ पर इसको अगर फंक्शनल ग्रुप मानते हैं तो ये भी अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन होगा, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप से जो भी कार्बन कनेक्टेड होता है उससे अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ 3 है और यहाँ 3, तो अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो गई? 6। यहाँ पर अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप में ये अल्फा कार्बन हुआ और इसके पास कितना हाइड्रोजन है? सिर्फ 2, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और हाइपर कॉन्जुगेशन से हमको पता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हमको बताता है कि अल्फा का हाइड्रोजन एटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा इसलिए ये 97% बन रहा है और इसकी स्टेबिलिटी कम इसलिए 3% बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको मैं समझा पा रहा हूँ। पर क्या हर बार हम रिएक्शन करके हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई करके फिर सोचने बैठेंगे क्या कि ये ज्यादा बनेगा या ये कम बनेगा या जो भी है? ठीक है, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो हमने एक रूल निकाला। तो यहाँ पर जो रूल है वो रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि ड्यूरिंग अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, अल्फा लूजेस फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एंड दैट
बीटा loses hydrogen which has less number of hydrogen atoms already। इसका मतलब क्या है कि अल्फा जो है वो तो फंक्शनल ग्रुप खोएगा ही, लेकिन उस बीटा से हाइड्रोजन निकलना चाहिए जिसके अंदर पहले से हाइड्रोजन एटम कम है। तो आपको टू ऑब्टेन, यानी तो आपको क्या मिलेगा बेटा, टू ऑब्टेन मेजर प्रोडक्ट, तो आपको एक मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अप्लाई करते हैं कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन के दौरान, ड्यूरिंग अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा लूजेस द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसने फंक्शनल ग्रुप खोया। अब ये बीटा है और ये बीटा है। देन which beta loses hydrogen, that beta loses hydrogen which has less number of hydrogen। तो देखो इसके पास 3 हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन खोएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है। 3 और 2 में कहाँ हाइड्रोजन एटम कम है, यहाँ हाइड्रोजन एटम कम है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो बोलो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा जो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लाएगा वो एक मेजर प्रोडक्ट होगा, ऐसा इस रूल ने कहा। तो सही बात है ना, इनके बीच में जब डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये प्रोडक्ट बन रहा है और वही तो अपना क्या था, मेजर प्रोडक्ट था। तो आप स्टेबिलिटी के थ्रू अगर नहीं ढूंढ पाए तो इस रूल के थ्रू ढूंढ सकते हैं कि अल्फा बीटा रिएक्शन जब भी होगा अल्फा में से फंक्शनल ग्रुप निकलेगा और एक से ज्यादा बीटा होने पे उस बीटा से हाइड्रोजन निकालो जिसके पास हाइड्रोजन एटम पहले से कम है। तो ऐसा करने पे जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर होता है और ऐसा नहीं करने पे जो प्रोडक्ट बनता है वो माइनर होता है। तो देखिए यहाँ पर वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है, हमने हाइड्रोजन वहां से रिमूव किया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तभी इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा ना, तो ये जो है वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। मींस इफ यू फॉलो दिस रूल यू विल गेट मेजर प्रोडक्ट एंड इफ यू डोंट फॉलो दिस रूल यू विल गेट माइनर प्रोडक्ट। बट हाउएवर एक रिएक्शन में आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे जहां पर ऐसा कोई सबस्ट्रेट रहा होगा। ठीक है, प्रोडक्ट तो दोनों बनते हैं पर दोनों में से ज्यादा कौन बनता है इसलिए ये रूल बताया है। और ये रूल अगर फॉलो नहीं करोगे तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जो कि एक माइनर प्रोडक्ट है। अब ये रूल जो देने वाला साइंटिस्ट था उसका नाम था साइडजेव। तो इस रूल को हम लोग साइडजेव रूल कहते हैं, पर आपके टेक्स्ट बुक में इसका स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर दिया गया, इसका स्पेलिंग SAYTZEW सिडजेफ रूल कहा गया। तो अगर आपको सिडजेफ रूल कहे या साइडजेव रूल कहे दोनों बात सेम ही है, बस ये इंग्लिश ऑथर्स ने लिखा है इसलिए साइडजेव नाम रखा है और आपके ये इंडियन टेक्स्ट बुक में है तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, इसका नाम सिडजेफ हो गया, बट द साइंटिस्ट इज सेम, राइट, और रूल भी सेम ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि दिस इज हाउ वी गेट दिस एज अ मेजर प्रोडक्ट, दिस इज हाउ वी गेट दिस एज अ माइनर प्रोडक्ट। तो चलिए इसके ऊपर थोड़े से एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क में दूंगा तो आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए एग्जांपल में आप ये 4 एग्जांपल कर सकते हैं। एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH on 2-bromopentane, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH on 3-chlorohexane, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH on 1-chloro-1-phenyl-ethane एंड एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH on 2-chloro-1-phenyl-ethane। तो ये सभी आपको मैंने सबस्ट्रेट दिया हुआ है, इसके ऊपर आप रिएजेंट का एक्शन करिए, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करिए, देखिए कि दोनों बीटा एटम सेम है कि नहीं। अगर अलग अलग है तो उसके अंदर सिडजेफ रूल अप्लाई करके उसका मेजर प्रोडक्ट ढूंढिए। ठीक है, जब भी आपको मेजर माइनर प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो मोस्टली हम मेजर प्रोडक्ट ही लिखते हैं, लेकिन आप मेजर और माइनर ऐसे लिख के आएंगे दोनों प्रोडक्ट और मेंशन करेंगे कि ये प्रोडक्ट मेजर है ये प्रोडक्ट माइनर है, तो एक इंप्रेसिव आंसर हो जाता है। इसलिए बोर्ड एग्जाम में जब आपको अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं या फिर आपको इंप्रेसिव लिखना है पेपर को, तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी ऐसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन की रिएक्शन दे, इफ देयर आर 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल यू मस्ट हैव टू राइट 2 प्रोडक्ट्स एंड देन मेंशन देयर कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है और कौन सा प्रोडक्ट माइनर है। अदरवाइज वी ऑलवेज राइट अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा हम जनरली लिखते हैं कि हमेशा हम मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं, माइनर प्रोडक्ट हम इग्नोर करते हैं, बट टू मेक पेपर इंप्रेसिव डोंट इग्नोर दैट पार्ट। ठीक है, जस्ट मेंशन कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है कौन सा प्रोडक्ट माइनर है, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नीचे आपको IUPAC नेम कॉमन नेम जहां कभी पॉसिबल है आपको लिखना चाहिए। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आप यहां तक समझिए, फिर इसके बाद में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2, 3, 4 एक्सेट्रा सारे देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट।